किंगडम्स ऑफ डेक्कन। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डेक्कन के अलग अलग किंगडम की, अलग अलग साम्राज्य की, अलग अलग वंशों की अब बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पृष्ठ संख्या 51 से पृष्ठ संख्या 52 पर हम लोग आ चुके थे और हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो सबसे पहले सतवाहन डायनेस्टी की बात करेंगे, सतवाहनाज की बात करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं 10 सतवाहनाज के बारे में बात करना, जो कि पृष्ठ संख्या 52 पर है। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से यह आप देख सकते हैं सामने, और साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में इसी पृष्ठ पर देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सतवाहनाज के बारे में कि यह सतवाहनाज का कंसेप्ट क्या है। तो लिखा हुआ है इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया। अगर हम लोग दक्षिण और मध्य भारत की बात करें तो द सतवाहनाज वे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर ऑफ द मौर्य। तो मौर्य के जो उत्तराधिकारी या फिर मौर्य के बाद जो मौर्य टाइप के जो लोग थे, वो अगर मध्य भारत और दक्षिण भारत की बात करें तो वो सतवाहनाज थे, यानी कि सतवाहनाज को सक्सेसर ऑफ मौर्य भी माना जाता है। आगे दे वर ऑल्सो नोन एज द आंध्राज। इन्हें आंध्राज भी कहा जाता था, कहा जाता है। दे इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। ये लोग व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करते थे। देयरफॉर द कंट्री बिकम मोर प्रोस्पेरस अंडर देम। इसलिए हमारा देश उस समय, इनके समय बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में धनवान बना। द मोस्ट फेमस ऑफ द सतवाहनाज किंग वाज गौतमी पुत्र सतकारनी, यानी कि गौतमी पुत्र सतकारनी जो थे वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सतवाहन किंग के तौर पर जाने जाते थे। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे इसी व्यक्ति की, यानी कि गौतमी पुत्र सतकारनी की, जो 106 से लेकर 130 एडी तक थे। अब इनकी बात करते हैं। लिखा हुआ है गौतमी पुत्र सतकारनी वाज रिगार्डेड एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। गौतमी पुत्र सतकारनी को उस समय के लोग जो है वो भगवान मानते थे। किधर के भगवान मानते थे? तो लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, दक्षिण पथ के भगवान के तौर पर इस व्यक्ति का पूजा किया जाता था, गौतमी पुत्र सतकारनी का। दक्षिण पथ क्या था ये हम लोगों ने बात कर लिया पिछली कक्षा में। ही वाज अ ग्रेट कॉन्करर। वह एक महान विजेता, एक महान योद्धा थे। बिफोर हिज एक्सेशन द साकाज हैड ड्राइवन द सतवाहनाज अवे फ्रॉम द नासिक इन महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न इंडिया। इनके एक्सेशन, इनके पहुंच से पहले द साकाज, जो साकाज वंश था, हैड ड्रिवन द सतवाहना अवे फ्रॉम द नासिक। उसने सतवाहन वंश को महाराष्ट्र के नासिक से, महाराष्ट्र और वेस्टर्न इंडिया से और उसके नासिक से, यानी कि नासिक एक जगह है, वहां से खदेड़ दिया था, या फिर कहें तो वहां से हटा दिया था, वहां से भगा दिया था। बट गौतमी पुत्र सतकारनी डिफीटेड द साका। लेकिन बाद में गौतमी पुत्र सतकारनी जब राजा बने तो उन्होंने फिर से युद्ध लड़ा, साकाज को हराया एंड री इंस्टेटेड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द सतवाहना। और सतवाहन के शक्ति और सम्मान को फिर से पुनः स्थापित किया, उस क्षेत्र को जीतकर, नासिक को जीतकर। आगे The Satavahan kingdom extended from the Krishna delta to the mouth of the Godavari in the east and extended up to Nasik, the Kathiawar area for some time and a little beyond the Narmada into the north. अब हम लोग बात करेंगे कि सतवाहन वंश जो था ये कहां से कहां तक फैला हुआ था, इसका अधिकार क्षेत्र कौन कौन सा था। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि सतवाहन साम्राज्य जो था वो एक्सटेंडेड फ्रॉम कहां से था, तो कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी तक, यानी कि दक्षिण से लेकर पूरब तरफ, गोदावरी टू द इन द ईस्ट, मतलब उसी के पूरब की तरफ, अपने दक्षिण से पूरब की तरफ, एंड एक्सटेंडेड अप टू नासिक, और यह नासिक तक फैला हुआ था। द काठियावाड़ एरिया, जो काठियावाड़ एरिया कहलाता है, समटाइम कहते हैं हम लोग इसको काठियावाड़ एरिया, एंड अ लिटिल बियॉन्ड, और यह कुछ नर्मदा नदी के पार भी चला गया था, उधर भी इसका अधिकार क्षेत्र बन गया था, जो कि उत्तर भारत का हिस्सा था। यानी कि यह दक्षिण से लेकर दक्षिण के पूर्व और उत्तर तक अपना फैलाव रखता था। यह जो चित्र है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यह सतवाहन किंगडम का सिक्का है, क्वाइन है, जबकि दूसरा जो सिक्का है यहाँ पर दिख रहा है वो इंडो ग्रीक क्वाइंस है। ये दोनों जो चित्र है वो आप यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, साथ ही साथ ये आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं।
अब हम लोग गौतमीपुत्र सतकारनी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्टैक्ट बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में संबंध और व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के बारे में। तो लिखा हुआ है टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया द सातवाहन किंगडम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सातवाहन साम्राज्य ने बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया भारत के दक्षिण हिस्सा को, यानी कि साउथ इंडिया को भारत के उत्तरी हिस्से से जोड़ने में, या फिर कहें तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया जो है वो सातवाहन डायनेस्टी के समय बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से जुड़ा। देयर वाज अ ब्रिस्क ट्रेड बिटवीन द डेक्कन एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये जो डेक्कन क्षेत्र था, जो दक्षिण क्षेत्र था, और जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी कि उत्तर पश्चिम जो भारत था, इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन व्यापार चलता था। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बूस्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ न्यूमरस टाउन एंड इनफैक्ट दैट ऑफ इंटायर किंगडम। और ये सब जो व्यापार चल रहा है, आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है, इससे ये जो क्षेत्र थे जहां पर ये सारा चीज चल रहा था, उससे यहाँ पर शहरीकरण या फिर जो चीजें हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत होती चली गई। शहरों का अच्छा या फिर गांव जो है वो शहर में बदलते चले गए। बहुत सारे जो शहर हैं, नगर जो हैं वो धनवान बनते चले गए, या फिर कहें साफ सीधा कहें तो पूरा जो सातवाहन साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस बनता चला गया। ऑन द वेस्ट कोस्ट, अगर हम लोग पश्चिम की तरफ की बात करें, तट की बात करें, द पोर्ट ऑफ भरूच प्रोवाइडेड गुड चांस फॉर द फॉरेन ट्रेड। ये जो भरूच का जो बंदरगाह था, यह बहुत एक अच्छा विकल्प देता था विदेशी व्यापार के लिए, क्योंकि उस समय जो मैक्सिमम जो यातायात होते थे वो पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, नदी के रास्ते होते थे। तो यही सारी चीजें हैं। तो भरूच जो है, भरूच आज जो है वो भारत देश के गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। तो भरूच के माध्यम से, भरूच के रास्ते एक विदेशी व्यापार का एक अच्छा साधन हुआ करता था उस समय। दिस पोर्ट वाज यूज्ड बाय द शिप कमिंग फ्रॉम इराक, पर्सिया, अरेबिया एंड इजिप्ट। और यहाँ पर इराक, पर्सिया, अरेबिया और इजिप्ट से पोर्ट्स और शिप वगैरह जो है, जहाज वगैरह जो है, पानी वाले जहाज वगैरह आया करते थे, यानी कि इन सब के साथ व्यापार हुआ करता था बेहतर तरीके से। ट्रेड विथ बर्मा एंड मलाया वाज कैरिड थ्रू द पोर्ट ऑफ गोदावरी डेल्टा। और गोदावरी डेल्टा के जो बंदरगाह थे वहां से बर्मा यानी कि म्यांमार और मलाया यानी कि मलेशिया, सिंगापुर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर व्यापार जो है इधर से हुआ करता था। क्योंकि अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ये सब जो है यानी कि मलाया और जो बर्मा वाला जो क्षेत्र है भारत के पूरब में है, और ये सब जो इराक ये सब है ये भारत के पश्चिम में है। तो पूरब वाले के लिए पूरब वाला गोदावरी वाला क्षेत्र, और पश्चिम वाले के लिए पश्चिम वाला यानी कि भरूच वाला क्षेत्र ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट। ये सब जो है ईस्टर्न सी कोस्ट में ये सब पूरब वाले क्षेत्र में थे। आगे अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सातवाहनाज, यानी कि सातवाहन किंगडम में कैसा प्रशासन हुआ करता था। अब हम लोग उसकी बात करेंगे, और ये सारी बातें पृष्ठ संख्या 52 पर दी गई हुई है, लिखी गई हुई है, जो आप सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख ही रहे हैं। साथ ही साथ ये आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सातवाहनाज में लिखा हुआ है कि द सातवाहनाज वे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोग अच्छे प्रशासक थे। द किंग गॉट अनलिमिटेड पावर, जो राजा था उसके पास पूरा असीमित शक्ति था। द प्रोविंशियल गवर्नर वाज जनरली अपॉइंटेड एज द सेनापति, जो प्रोविंशियल गवर्नर थे वो सेनापति के तौर पर नियुक्त किए जाते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूरल एरियाज वाज आल्सो प्लेस्ड इन द हैंड ऑफ गौलमिका हु वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री रेजिमेंट। और मिलिट्री रेजिमेंट यानी कि सैन्य वाले क्षेत्र के जो मुखिया हुआ करते थे, जिसको गौलमिका कहते थे, उनको किस चीज का एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता था, प्रशासन दिया जाता था। तो लिखा हुआ है कि द एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरिया, जो रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन है वो सैन्य अधिकारी यानी कि गौलमिका को दिया जाता था। द हेड मैन ऑफ ईच विलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस। और हर गांव का जो हेडमैन यानी कि मुखिया था, वो उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जमीन अलग अलग लोगों से, अलग अलग किसानों से, अलग अलग लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदारों से क्या करे, तो टैक्स यानी कि कर की वसूली करे, और रेवेन्यू जो आय वगैरह है इन सारी चीजों को वसूलने का कार्य मुखिया को दिया गया था। और ये सारी चीजें जो हैं इस समय सातवाहन डायनेस्टी के समय इस तरीके से कार्य होती थी।
अब हम लोग बात करेंगे रिलीजन का, यानी कि धर्म की बात करेंगे कि ये जो सातवाहन डायनेस्टी था इस समय धर्म का क्या एस्पेक्ट था, यहाँ पर कौन सी धर्म या फिर कैसी धार्मिक गतिविधियां हुआ करती थी। तो अब हम लोग उसमें बात करेंगे कि स्तूपाज जो है या फिर चैत्य जो है, विहाराज जो है, ये सब कैसे कैसे हुआ करते थे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब हम लोग इस अध्याय को रिलीजन के साथ आगे बढ़ाएंगे।